हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 में आगे बढ़ते हुए आज हम उदाहरण 6 करने वाले हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने उदाहरण 5 में भी ऐसा सवाल किया था। ऐसा सवाल करने के लिए हम एक विधि अपनाते हैं जिसे कहते हैं विरोधोक्ति विधि। तो आइए सॉल्व करते हैं विरोधोक्ति विधि से। हमने हेडिंग डाली विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि में क्या करते हैं, सवाल में जो दिया रखा हो उसका हम विपरीत मानते हैं, मतलब उसका विरोध करके हम उसका उल्टा मानते हैं। जैसे कि हमको संख्या दी रखी है 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना क्या माना 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या कैसे होगी, क्योंकि 5 तो एक परिमेय संख्या होती है और करनी 3 अपरिमेय संख्या होती। तो आइए हम इसको समझते हैं। जैसे सिंगल 5 होगा, अकेला 5, तो वह परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगी 5, और करनी 3 अकेला होगा तो वह अपरिमेय हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने उदाहरण 5 में बताया था जब भी करनी 3 हो तो वह अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब मिल जाती हैं तो वह अपरिमेय संख्या होती है। कैसे, जैसे इस सवाल को लेते हैं। जैसे 5 तो अपरिमेय है, जब उसके सामने माइनस का चिन्ह लग जाएगा और फिर अपरिमेय संख्या लिखी होगी तो वह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। अब जैसे मैंने लिखा 2 प्लस करनी 5, तो ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जब भी माइनस आए, प्लस या फिर गुणा आए, तो इन तीनों कंडीशन में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच में जब ये तीन चिन्ह हो तो वह अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था, उदाहरण 5 में हमने किया था ऐसा। अब हम इस सवाल को करेंगे। माना 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने विरोधोक्ति विधि से माना है। इसका विरोध करके माना है। जब हमने इनको परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। तो इसको अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे हम 5 माइनस करनी 3, अब इसके बराबर हम लिखेंगे P बटे Q। अब हम यहाँ P बटे Q के बारे में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम इस तरीके से, हम इनके बारे में लिख देंगे P और Q के बारे में। यहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो सहअभाज्य पूर्णांक मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। जैसे P और Q है, इनका गुणनखंड P का गुणनखंड सिर्फ P होगा और Q का गुणनखंड सिर्फ Q होगा, उनमें कॉमन कोई नहीं निकलेगा, तो वह सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। मतलब यह P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। जैसे 5 और 7 है, तो ये आपस में सहअभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि 5 का गुणनखंड सिर्फ 5 ही है और 7 का गुणनखंड सिर्फ 7 ही है, तो इनमें कॉमन कोई नहीं निकलता। जब कॉमन कोई नहीं निकले तो वह सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। या फिर हम दूसरी भाषा में समझें, जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। एक कैसे, जैसे 5 है तो 5 का गुणनखंड सिर्फ 5 ही होगा और 7 का गुणनखंड सिर्फ 7 ही होगा, तो हम इनका गुणनखंड में 1 लगा लेंगे। जब कॉमन कुछ नहीं निकलता तो वहाँ 1 होता है। तो जैसे हमने 5 के गुणनखंड में 5 गुणा 1 लिख दिया, 7 के गुणनखंड में 7 गुणा 1 लिख दिया, तो यहाँ कॉमन कौन आ गया, 1 आ गया। जब कॉमन 1 हो तो वह सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं, जब 5 और 7 सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो ऐसे ही P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब इनका कोई भी गुणनखंड नहीं है इन दोनों का। और अब इस Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे हमने संख्या लिखी 3, अब इसका मान हमने 0 कर दिया, Q का मान हमने 0 कर दिया, मतलब हर का मान हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो अब जो 0 है ना, तो पूरी संख्या को 0 बना देगा। जब पूरी संख्या 0 बन जाएगी तो कुछ नहीं निकलेगा, तो इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ करनी 3 देखा, तो करनी 3 क्या होती, करनी 3 अकेला सिर्फ क्या होगा, तो वह अपरिमेय संख्या होगी। 1 मिनट के लिए आने ये सवाल को भूल जाए, तो ये अपरिमेय संख्या होगी करनी 3। ये सब
दुनिया को पता है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन हमने यहाँ उसे परिमेय संख्या मान रखा है पूरी संख्या में। तो हम इस कर्णी 3 की सहायता से पूरे सवाल को सोल्व करेंगे। कर्णी 3 की सहायता से हम पूरे सवाल को सोल्व करेंगे। वो कैसे? अब कर्णी 3 को हमको पता चला कि वो अपरिमेय संख्या है, दुनिया जानती है, तो हम क्या करेंगे? इनका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होगा? ये कर्णी 3 है, ये इधर आ जाएगी और प्लस में हो जाएगी, और ये p/q इधर हो जाएंगे। तो मतलब कर्णी 3 है, ये अपरिमेय संख्या एक तरफ हो जाएगी और परिमेय संख्या एक तरफ हो जाएंगी। तो अब हम इनका पक्षांतर करेंगे। तो ये 5 लिखा है, हम 5 को इस तरीके से ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? जब प्लस होता है, कुछ भी चिन्ह नहीं होता, वहाँ प्लस जरूर होता है। तो जब p के इधर प्लस है, जब p का पक्षांतर और q का पक्षांतर इधर करेंगे तो वो प्लस की चीज किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो p/q। अब बराबर लगाएंगे। माइनस कर्णी 3 का पक्षांतर हम इधर करेंगे, तो माइनस कर्णी 3 का पक्षांतर करने पर वह प्लस की हो जाएगी। तो प्लस लगाए या ना लगाए, बात बराबर है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, क्योंकि हमने पक्षांतर किया है। इस तरीके से हम लिख देंगे कि पक्षांतर करने पर। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कर्णी 3 अपरिमेय संख्या। अब हम इसकी सहायता से इस सवाल को सोल्व करेंगे। अब कर्णी 3 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। सर आप कहोगे परिमेय संख्या कैसे है? तो परिमेय संख्या, अब जो 5 है परिमेय संख्या है 5, तो और p/q भी क्या है? एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्याओं का गुणा हो या फिर घटा हो या फिर जोड़ हो, तो वह निकल कर परिमेय संख्या ही आएगी। जबकि अपरिमेय में ऐसा नहीं होता। जब परिमेय संख्या होगी, जैसे परिमेय संख्या 5 है और इधर अपरिमेय संख्या 3 है, तो उसके बीच में गुणा होगा या फिर घटा होगा या फिर जोड़ होगा, तो निकल के अपरिमेय संख्या आएगी। जबकि परिमेय संख्या होंगी 2, तो वह परिमेय संख्या ही निकल के आएगी। ठीक है। तो ये पूरी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। कुछ बच्चे कहेंगे सर कर्णी 3 को तो हमें कुछ सिद्ध करना है। नहीं, कर्णी 3 को हमको सिद्ध नहीं करना है। हमको सिद्ध करना है 5 माइनस कर्णी 3, इसको सिद्ध करना है। इसको तो सिद्ध हमने कर लिया है उदाहरण 5 में। कुछ सिद्ध करना हमें उदाहरण 5 में सीख लिया है। हाँ, सिर्फ अगर यही आता है कर्णी 3 को सिद्ध कीजिए, तब हम यहाँ सिद्ध करते हैं। लेकिन हमको 5 माइनस कर्णी 3 दिया है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे। लेकिन हमने तो इसकी सहायता ली है। क्या किया? इसकी सहायता ली है हमने तो इसको सिद्ध करने के लिए। अब क्या हुआ? अब इधर तो परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं के बीच में जब बराबर होता है तो वह गलत होती है। मतलब एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या, तो ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे हम? अब हम इस संख्या के बारे में बताएंगे। तो ये संख्या एक परिमेय संख्या है और ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये समीकरण तो गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि हमने माना ही था विरोधोक्ति विधि द्वारा, मतलब उसका विरोध किया था, उसको माना ही उल्टा था हमने। तो यहाँ तो ये जरूर आएगा निकल के। तो हम लिखेंगे 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम कर्णी 3 के बारे में बताना है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लिख देंगे, जबकि हम जानते हैं कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो ही नहीं सकती, तो हमारे समीकरण ये गलत है। तो हम लिखेंगे ये हमारी कल्पना गलत है। अब हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? जो हमने माना थी कि माना -5 माइनस 3। कौन सी कल्पना? जो हमने माना था। कौन सी माना था? 5 माइनस कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी कल्पना गलत है। तो ये जो दिया गया था वही सही है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से हम लिख देंगे 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या ही है। ये हमने सिद्ध किया, तो हम लिख देंगे इधर सिद्ध। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ से लिख सकते हो आप वीडियो रोककर। अगर इस सवाल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।